बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, पूरे मुल्क में बाज़गश्त हो रही है। हर कोई पूछ रहा है क्या होने वाला है। लग तो यही रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि तैयारियां बता रही हैं और हर कोई जानता है, हर तरफ नई यूनिट्स की बात, नए सूबों की बात। यकीनन ये डिस्कशन इस वक्त पाकिस्तान में छिड़ चुकी है, सबको मालूम है। लेकिन जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। दिफा के वजीर इत्तलात से जब पूछा गया कि आपके पास कोई 28वीं तरमीम के बारे में कोई इत्तलात या कोई नई सूबे नई यूनिट्स के बारे में कोई इत्तलात, तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई इत्तलात नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि कौमी असम्बली के अंदर इजलास होना था, आज मौखर हो गया। सेनेट का इजलास मौखर हो गया क्योंकि हम जानते हैं कि PMLN के एक रुकन का इंतकाल हुआ, मोहम्मद मलिक इकबाल की वजह से, उनके इंतकाल की वजह से आज का इजलास मौखर हो गया है। कल नेशनल असम्बली में भी, सेनेट के अंदर भी गुफ्तगू होगी नए सूबे नए यूनिट्स के हवाले से। और तवक्को यही की जा रही है कि पीपल्स पार्टी अपना उसूली मौक़िफ़ बिलावल भुट्टो जरदारी अपने ज़बानी आके ये पूरी कौम को दोबारा बताएंगे कि कानून में, आइन में जो तरीका मौजूद है सूबे बनने का, उसके तहत ही सूबे बन सकते हैं और कोई तरीका है नहीं। और हम ये भी जानते हैं पाकिस्तानी कौम कि आइन और कानून में तो कोई हाइब्रिड जमहूरियत भी नहीं थी, पर इस पाकिस्तान में आज हाइब्रिड जमहूरियत है जो हमने पाकिस्तान की 80 साल तारीख में पहले कभी नहीं देखी। तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की 80 साल तारीख में आज हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। चाहे वो सालसी का किरदार हो, पाकिस्तान की इज्जत दुनिया भर में हो, चाहे वो आधी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे हो, चाहे वो 21 साल की बुलंद तरीन बेरोजगारी महंगाई हो, चाहे वो पेट्रोल की रोजाना बढ़ती कीमतें हों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने शायद अपने लाइफ टाइम में नहीं देखी और लगता भी यही है कि आने वालों की भी लाइफ टाइम में नहीं होंगी, लेकिन इस दौर में हो रही हैं। और इस दौर में अगर हम दुनिया का हाल भी देखें, जिस तरीके से जंगें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से ईरान अमेरिका के हालात एक तरफ नहीं हो रहे हैं, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा तो कर रहा है लेकिन साथ साथ जंग के बादल भी मंडला रहे हैं, ख़तरात भी मंडला रहे हैं, तलवार लटक रही है और इससे पूरी दुनिया ख़तरे में है। सऊदी अरब यमन के साथ भी जंग कर रहा है, अमेरिका ओमान को धमकी दे रहा है, ईरान मुकाबले के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप के मुज़क्क़ा-ख़ेज़ बयानात का सिलसिला नहीं रुक रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने आज तारीफ़ की सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के इत्तेहाद की, मक्का मुआहदे की। बहुत सारे लोग पहले समझ रहे थे कि अमेरिका को और इजराइल को ये मुआहदा पसंद नहीं आएगा क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ अमेरिका से अपनी बेसिस को ख़त्म करने को कहेंगे और मुसलमान ममालिक से अपने दिफा के लिए मदद मांगेंगे। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने उसका उलट किया, तारीफ़ कर दी कि बहुत अच्छा हुआ है। एट द सेम टाइम बहुत सारी और सिचुएशन भी है। गज़ा के ऊपर बमबारी जारी है, सदन लबनान के ऊपर बमबारी जारी है और ये जंगें बढ़ाई जा रही हैं दुनिया में, जिससे पूरी दुनिया मुतासर होगी। पाकिस्तान तो हो ही रहा है। इस वक्त हम ये भी जानते हैं कि मुल्क में इस 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के बाद एक सवाल बग्गी के हवाले से उठ गया है। जब हमने देखा कि 2 20 ग्रेड के अफसर सदारती बग्गी में बैठे हुए थे, जिसके बाद हमारे वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी साहब ने वजाहत भी की कि सदर मुमलिकत वहाँ पहुँच नहीं पाए, जिसकी वजह से इन 2 अफसरान से कहा गया कि आप तकरीब को आगे बढ़ाइए। इन्होंने बग्गी में बैठने का फैसला किया, जिसके बाद इनके ऊपर तनकीद हुई क्योंकि पाकिस्तान की 80 साल तारीख में कभी हमने ब्यूरोक्रेट्स को इस तरह अंग्रेज़ों वाली बग्गी में बैठे हुए नहीं देखा। इवन तो अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ों की आदतें हमारे अंदर अभी भी मौजूद हैं और वो बग्गी आज भी चल रही है। और उस बग्गी के ऊपर सोशल मीडिया बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। आजकल जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका शाही तर्ज अमल, जिसके ऊपर हर कोई तनकीद करता है। मैं छोटा था, मुझे याद है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे वो अपने काले धन को छुपाते थे कि किसी को नजर ना आ जाए, हमारे ऊपर करप्शन केसेस बन जाएंगे। आज दौर ये है कि जो करप्ट अफसरान हैं वो खुल के प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है कि कोई उन्हें पकड़ने वाला भी है। कोई पकड़ेगा भी तो सेटिंग बना लेंगे, हिसाब किताब कर लेंगे। इसके ऊपर मैं आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करूंगा। मुल्क में एहतजाज का भी माहौल है, हम जानते हैं जमात इस्लामी ने भी आज एहतजाज किया, मुल्कगीर और बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे जैम हुआ। हाफिज़ नईमुर रहमान का खिताब भी हमने सुना। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से वो एहतजाज कर रहे हैं और उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत अपना तर्ज अमल तब्दील करे, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको कम किया जाए फ़ौरन। एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज कर रही है। उनका ये कहना है कि उनकी लीडर की आंख के साथ खेला जा रहा है। इमरान खान की आंख का इतना बड़ा मसला खड़ा है लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा। अब से कुछ लम्हों पहले भी PTI प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और यकीनन ये सूरत हाल है पूरे मुल्क की, जो मैं आज अपने मेहमानों से डिस्कस करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले वेलकम करूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उज़मा कारदार साहिबा फ्रॉम PMLN। उज़मा साहिबा इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ माई फेवरेट्स, हमेशा वो हमारी इज्जत में इजाफा करती हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनकर। उज़मा साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे साथ मौजूद हैं
आयशा बानो साहिबा फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा बहन, आपकी कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। नताशा दौलताना साहिबा भी मेरे साथ मौजूद हैं फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आई एम गेसिंग, नहीं वो आज नहीं है, मिर्जा बेग साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, और मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा रूलिंग पार्टी से। उज़मा कारदार साहिबा आपसे करना चाहूँगा, पूरा मुल्क नए सूबों की बातें कर रहा है, हर जगह बाज गश्त है, एक नैरेटिव पुश किया जा रहा है, इस्लामाबाद में मुबाहिसे हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, नेशनल असम्बली में डिबेट होनी थी आज जो कल होगी, लेकिन हमारे मुल्क के वफाकी वजीर इत्तलात अता तार ने कहा कि उनके पास कोई इत्तलात नहीं है। थोड़ा सा अजीब लगता है कि कुछ तो इत्तलात उनके पास होनी चाहिए थी, पर कुछ भी नहीं है। आपके पास उज़मा कारदार साहबा कोई इत्तलात हैं? आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एकदम से ये माहौल जो गरमाया गया है नए सूबों के लिए, जिसकी कनेक्शन ऑफ कोर्स 28वीं तरमीम से भी की जा रही है, इसका पर्पस क्या है? कितना वक्त है नए सूबे बनने में आपकी नज़र में? बनेंगे भी या नहीं बनेंगे? और क्या पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया जाएगा? उज़मा कारदार साहबा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तला, आपने मुझे इनवाइट किया। तला, ये जो सूबों का जो एक इशू है, ये कोई आज का तो नहीं है, तो बहुत पुराना है। कई साल से हम सुनते चले आ रहे हैं कि और सूबे होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को जो है सर्विसेज पहुंचाई जा सकती हैं। अगर मसलन एक साउथ पंजाब में कोई बंदा बैठा हुआ है, वहाँ पे भी एक एडिशनल आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगाया गया था, सेक्रेटेरिएट बनाया गया था। तो इसी तरह से बाकी सूबों की भी बात का सुनाई दे रही है, और बलूचिस्तान में भी मैं देख रही थी कि किसी ने वो निकाली हुई थी, वो पूरा एक लिस्ट निकाली हुई थी। लेकिन जिस तरह राना सनाउल्लाह कह रहे हैं और बाकी हमारी लीडरशिप अता तारर कह रहे हैं, कोई एज सच हमारी लीडरशिप की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिस्कशन ज़रूर हुई है, लेकिन कोई अभी लीडरशिप ने इस पे कोई ना फैसला किया है, ना कोई इसमें कोई स्टेटमेंट आई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ साहब की। ये सिर्फ अभी एक डिस्कशन की हद तक ही है। आपने देख लिया है कि कोई नेशनल असेंबली में भी अभी तक कोई डिबेट इसकी शुरू नहीं हुई, या कोई हमारे सामने कोई जिक्र नहीं आया है। जब आएगा तो सबसे पहले आपको ही पता चलेगा, तो इसलिए कि इसमें छुपाने वाली बात तो कोई है नहीं। लेकिन इसमें एक बात तो पक्की है कि ये पार्लियामेंट की सवाबदीद से ही हो सकता है, और 2/3 मेजॉरिटी से ही ये एक अमेंडमेंट आ सकती है। लेट्स सी, अगर सबकी आरा इसमें शामिल हो जाती है, क्योंकि जाहिर है हमारी तो सिंपल मेजॉरिटी भी बड़ी यानी कि मुश्किल से अब हुई है, लेकिन हमारे खाली कहने से तो ये होना नहीं है। जाहिर है बाकी पार्टीज को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा, या वो होंगी तो ये 2/3 के बाद इस तरह की कोई अमेंडमेंट आ सकती है। लेट्स सी क्या होता है। हमारी लीडरशिप ने अभी तक कोई इसमें कोई खदोखाल हमारे सामने तो अभी तक कोई नहीं आए। बिल्कुल ठीक। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, अगर कहा जाए ताकतवर हलकों की जानिब से कि बाय हुक और बाय क्रुक नए यूनिट्स या सूबे बनेंगे, तो क्या पीपल्स पार्टी मुकाबला करेगी? बिल्कुल, देखिए कोई भी चीज अगर गैर आईनी और गैर कानूनी होगी तो पीपल्स पार्टी जो है वो मुकाबला करेगी। आइन में बड़ा वाज़ेह तरीक़ेकार दिया हुआ है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने का, ये नए सूबों का। वो ये है कि उस सूबे की असम्बली करारदाद पास करे, रेजोल्यूशन पास करे, जिसमें वो अवाम की मैंडेट से ये बताए कि जी हम ये सूबे बनाना चाहते हैं, और वो करारदाद पास। मिर्जा साहब, आइन में लिखा है हर पाकिस्तानी के जाने माल को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। यहाँ तो मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आइन में बहुत कुछ लिखा है जो नहीं होता सर। नहीं, बट हम उस आइन का रेफरेंस से हम आज बात आप कर रहे हैं, आज मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अमल दरामद नहीं होता, वो दूसरी बात है। लेकिन आइन क्या कहता है वो मैं बतला रहा हूँ। पंजाब ने इस सिलसिले में करारदाद पेश कर दी है। वो एक रेजोल्यूशन उनका सूबों पे पास हो चुका है। वो अब एक स्टेज पर हुए कि उस पर अमल दरामद किया जाए या नहीं किया जाए। बहरहाल कहने का मेरा मकसद ये है कि ये एक बड़ा हसास मसला है,
इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके फैसला किया जाना चाहिए। इसमें लसानी बुनियाद पे या किसी पार्टी के कहने के ऊपर ये इतने बड़े फैसले नहीं हो सकते। और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू बतला दिया है कि जी हम एज ऑन नाउ टुडे हम फेवर में नहीं है और हम नहीं सपोर्ट करेंगे। अब ये जो आप सुनना चाह रहे थे वो मैं कह रहा हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पार्टी का मौकिफ है। लेकिन अगर अवाम कोई चीज फैसला करती है या अगर सूबाई असम्बली जो है करारदाद पास करती है, अगर ये मुमकिन हो सका कि सिंध की सूबाई असम्बली से करारदाद सूबों बनाने की या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की पास करा ली जाती है तो सुभान अल्लाह। लेकिन वो चीज बहुत मुश्किल और मुझे नामुमकिन नजर आ रही है। हमारी मेजॉरिटी है और मैसिव मेजॉरिटी है। पीपल्स और पार्टी अपने ओहदों को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेगी सर। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, कल कौमी असेंबली का भी इजलास है, बिलावल साहब खिताब करेंगे? जी बिलावल साहब कल यहाँ होंगे। मैं इस्लामाबाद में ही हूँ, अभी हम असेंबली से आए हैं। आज जो है मोहम्मद मलिक इकबाल साहब की वफात की वजह से एक ट्रेडिशन है कि इजलास नहीं हुआ, लेकिन कल इसमें यकीनन तकरीर होनी है, बहस होनी है। कल एक इम्पोर्टेंट डे है, हर पार्टी का इसमें मौक़िफ़ सामने आपके और आपके सवालों का जवाब आ जाएगा। लेकिन एज ऑन टुडे जो पार्टी का मौक़िफ़ है और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपने पूछा वो मैंने आपको बता दिया। और इसमें ये भी मैंने आपको बतला दिया कि इसमें ज़बरदस्ती करना या कोई अनड्यू प्रेशर वगैरह बिल्डअप करके कोशिश करा कि ये चीज़ मनवाना, ये बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि ये मामला है आईनी, कानूनी, नेशनल सिक्योरिटी इसमें एम्बिट में आती है। लिहाजा इसको बहुत सोच समझ के साथ सबको ऑन बोर्ड लेके इसको राजी किया जाए और इस फैसले पे फिर अमल दरामद करें। चारों सूबों के आपको मौक़िफ़ काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आएंगे जब इस पर बात होगी। और हमारा भी आपको बिलावल साहब की अल्लाह करे कि कल वो स्पीच में हिस्सा लें और वो यहाँ आए तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया है एज ऑन नाउ ओवरऑल जो इसका हमारा एक व्यू है। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। मुझे आगे बढ़ने दें बेग साहब, आपकी इजाज़त से। आयशा बानो साहिबा, आपका नज़रिया इस इशू के ऊपर जो इस वक्त एक खींचातानी है, सियासी तनाव बढ़ रहा है। पहले तो सिर्फ पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही होती थी, लेकिन अब लग रहा है कि कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर भी क्रिएट होने वाली है। आपकी नज़र में ताकतवर हल्के मनूवर कर जाएंगे सिचुएशन को या फिर सिचुएशन एस्केलेट होगी? देखिए तला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर लेटिंग मी स्पीक। देखिए बात ये तला साहब के, पहले तो सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये अमेंडमेंट्स, ये प्रोविंसेस का डिवीजन जो है, इसके इंटेंशंस, इसके पीछे इंटेंशंस क्या है। देखिए कहते हैं कि जी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इसलिए बना रहे हैं ताकि हम लोग इसको एडमिनिस्ट्रेशन को नीचे तक ले जा सके, लोगों को सहूलतें नीचे तक ले जा सके। तो भाई आपके पास लोकल गवर्नमेंट का ऑलरेडी एक सिस्टम मौजूद है, आप उसको एम्पावर करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस बात पे आके तला साहब सारी पॉलिटिकल पार्टीज फिर एक किस्म की हो जाती है जब लोकल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट की बात आ जाती है, क्योंकि उसमें बात आ जाएगी कि आपके एमएनएस और एमपीएस को फंड्स नहीं देना पड़ेगा और आप जो वो फंड होगा वो लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को देंगे। कौन सी पार्टी इस बात पे एग्री करेगी? तो बात यह कि तजुर्बा, आज मैं दोपहर के टाइम पे आप ही की टीवी के प्रोग्राम में एक जो सुन रही थी, बैरिस्टर सैफ साहब थे और एक साथ में कोई और थे, मुझे उनका नाम भूल गया। वो कहते हैं कि जी कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर जब ये बनेंगे, ये आप ही की टीवी चैनल पे इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने बात की। मैडम सारे टीवी चैनल्स पे बराह रास्त नशर हुआ है आज एसडीपीआई का मुबाहिसा। आप सुने तला साहब, वो कहते हैं कि जी जब ये सूबे बनेंगे और उनके चीफ मिनिस्टर्स होंगे और उनके चीफ सेक्रेटरीज होंगे तो कोई ना कोई तो काम करेगा।
मतलब कि आप तो जुर्मा कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इंटेंशंस को अंडरस्टैंड करें। अगर आप कहते हैं, मोहसिन नकवी साहब टीवी पे आके कहते हैं कि जी मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया और मुल्क बर्बाद हो गया, अल्लाह ना करे, तो भाई उसके पीछे आप फाइंड आउट करें ना रीजंस, बजाय ये कि आप एक और एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपकी चीजें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रिवाइव करें, उनको एम्पावर करें। आपने उनकी जाके तो क्लिप कर दी है, फेदर्स हर एक की जाके विंग्स आपने काट दी है, हर एक इंस्टीट्यूशन को आपने क्रिपल कर दी है। फिर आप कहते हैं मुल्क कोलैप्स हो गया है। एंड वेरी सॉरी टू से कि पीएमएलएन के रिप्रेजेंटेटिव आपके टीवी चैनल पे बैठ के कहता है कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। तला साहब, तो फिर ये बात तो बड़ी कहते हैं कि बड़ी फिक्र वाली है कि पीएमएलएन को भी नहीं पता कि ये अमेंडमेंट्स कहां से आ रही हैं, कौन है और कौन ला रहा है, और इनको खुद भी नहीं पता कि क्या आने वाला है। तो देखें, ये तो फिर इसका मतलब है कि जब हम फॉर्म 47 वाला बाजा बजाते हैं, तो वो फॉर्म 47 वाला 17 सीटों वाली पार्टी जब फिर बैठेगी और इस किस्म के फैसले, अनपॉपुलर डिसीजंस, देखें, सूबे बनाने पे हमें एतराज नहीं होना चाहिए। चले हम कह देते हैं हमें नहीं एतराज, भाई हमें जस्टिफाई तो करें ना। 5,000 अरब आपकी तनख्वाहों में जा रहा है तला साहब, पूरा आपका प्रोविंशियल जो है ब्यूरोक्रेसी के तनख्वाहें और उनके पेंशन 5,000 अरब। तो आप मुझे बता दें कि जब आप बाकी 20, 22, 25, 30 सूबे बनाएंगे, क्या आप उनकी तनख्वाहें पूरे कर सकते हैं? या जो आप एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको एम्पावरमेंट, भैया आप लोकल गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करें। हर सूबे में लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है, क्रिपल करके रख दिया है, क्योंकि पीएमएलएन जो पीपल्स जो इनके एमपीएस और एमएनएस होते हैं, वो हाथ से अपने फंड्स निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो देखें, ये बिटर रियलिटीज हैं, दे हैव टू फेस दैट दे हैव फेल्ड अनफॉर्चुनेटली। इनको खुद भी नहीं पता। मुल्क अगर क्रिपल हो गया तो आप निकाले, 33 साल से कौन बैठा हुए डिक्टेटर्स, कौन बैठे रहेंगे? 15 साल पीएमएलएन। सॉरी टू इंटरप्ट मैडम, मुझे ब्रेक लेनी है। आई एम सो सॉरी आयशा साहबा, ब्रेक की तरफ बढ़ना दूर हूं। व्यूअर्स, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। कीप वॉचिंग 365। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान की तारीख भरी हुई ऐसी चीज़ों से जिनका आज तक हमें मालूम नहीं पड़ सका। आज जनरल ज़ियाउल हक की बरसी भी है, और आज हम देखते हैं कि एजाजुल हक साहब की तरफ से वही बयान आता है कि चेक किया जाए कि किसके फ़ोन बार बार आ रहे थे। आज तक हमें नहीं मालूम पड़ा कि लियाकत अली खान के कत्ल के पीछे एक्चुअली कौन था। नहीं मालूम पड़ा कि हमारे बड़े बड़े लीडर्स किस तरह ख़त्म हुए, हमें नहीं मालूम पड़ा। अदालतें सजाए मौत सुना देती हैं और फिर कई सालों के बाद कहती हैं हमसे गलती हो गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस आज भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में है। 3 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, बहुत बड़ा टाइम था। लोग कहते थे इमरान खान 3 दिन जेल में नहीं गुजार पाएगा, उसने 3 साल गुजार लिए हैं और अभी तक वो टूट नहीं रहा है। आज हम देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर हैं, उनके दीगर रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो ये बात बार बार बरमला बबांग दोहल कह रहे हैं कि खान साहब की आंख ज़ाया हो गई है और हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। अदालतें में रिपोर्ट जमा कराई जा रही हैं कि हाँ जी, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट की तरफ से, सुप्रिटेंडेंट जेल की तरफ से मेडिकल रिपोर्ट भी जमा करा दी है, मुलाकातें भी हो रही हैं, ट्रीटमेंट्स भी हो रही हैं, लेकिन फैमिली मुतमईन नहीं है, पार्टी मुतमईन नहीं है, वकील उनके मुतमईन नहीं है। आयशा बानो साहिबा, आपकी नज़र में इस वक्त आप जानती हैं कि मुल्क में जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है, दूसरी तरफ पीटीआई एहतजाज की कॉल दे रही है, नए सूबों के यूनिट पे पीपल्स पार्टी भी एहतजाज के लिए तैयार हो जाएगी। पीटीआई के एहतजाज के लिए आप समझती हैं कि मौसम साजगार होता जा रहा है? आपको लगता है कि पीटीआई एहतजाज कर पाएगी और अपने लीडर को कोई रिलीफ दिलवा पाएगी इस पूरी सूरत हाल में? आयशा बानो साहिबा। देखिए तला साहब, पहले तो देखिए इस चीज को यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो मसला है ये किसी एक स्पेसिफिक पार्टी का नहीं है। ये मुल्क में हर एक उस बंदे का है जो कि हमारे पश्तो में कहते हैं बेजोरा, कि मतलब जिसका जोर नहीं है या जिसके पास ताकत नहीं है। क्योंकि जो बंदा जिसके पास आज ताकत नहीं है तो वो आज इसी तरह सफर कर रहा है। देख लें आप, कौन सी ऐसी पार्टी, कौन से ऐसे पॉलिटिकल लीडरशिप, कौन से ऐसे। अच्छा साहिबा, आप लोग के लिए तो शायद बेजोरा का वर्ड यूज हो रहा हो, लेकिन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लिए जोर आवर का वर्ड यूज हो रहा है कि उनके अंदर बड़ा जोर है। लेकिन एट द सेम टाइम आज भी कायरा साहब ने ये गुफ्तगू एसडीपीआई की वाहिसे में की कि चारों सूबों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो दूर नहीं हो रहे, नए सूबे कैसे बनेंगे? आयशा साहबा, आप फ्रीज हो गई थी, प्लीज कंप्लीट आप कंप्लीट करें। आपका जो सीसीआई है, जो आपका जो एनएफसी है, आप मुझे बता दें एनएफसी अवार्ड अभी तक क्या करता रहा है? आपका मुझे बता दें कि आपने जो काउंसिल बनाया है ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो बनाया है वो क्या कर रहा है आजकल? अब देखें 2010 के बने हुए वो लोगों को, आप सूबे को अपनी रिलीफ नहीं दे सकते हैं।
देखें तला साहब, फिर ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वाले इस बात पे फिर नाराज होते हैं, लेकिन जब फिर हम कहते हैं कि जी जब आप जमहूरियत को, जब आप लोगों की ओपिनियन, लोगों के वोट को, लोगों की चॉइसेस को नजरअंदाज करेंगे तो मुल्क में ये चीजें होंगी। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में अदालतें उन्होंने क्रिपल कर दी हैं। अदालत जाने से, आप मुझे बता दें, आप किस अदालत से आपको रिलीफ, वो सुप्रिटेंडेंट जिसको कोर्ट कहता है कि आप फैमिली को मिलने दें, आप लॉयर्स को मिलने दें, वो सुप्रिटेंडेंट बुलडोज कर देता है। उसकी हैसियत क्या है कि वो जाके अदालत की डिसीजन की पामाली करता है? उसको कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला। तो देखिए बात यह है कि हम जो पिट रहे हैं, हम तो इसी बात पे पिट रहे हैं कि आज हम हैं जहां पर हमारे ऊपर जो सख्ती खत्म होगी, आप याद रखें उनकी सख्तियां वहां से शुरू होंगी। और ये कल जो एमक्यूएम को जिस तरीके से वो आके और ये सूबों की डिवीजन पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके साथ वो बना दिया कि जी हम सपोर्ट करते हैं, तो ये इस तरह की चीजें ये तो होती रहेंगी। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में लड़वा के लोग एक दूसरे से खराब करके, क्योंकि एंड ऑफ द डे मुल्क अगर चलना है तो इसी पार्लियामेंट से चलाना है, लेकिन लेजिट पार्लियामेंट में, ऐसी पार्लियामेंट में नहीं, ऐसे लोगों ने नहीं कि जो कि वोट नहीं लेके लोग जिसको वोट देके आए। देखिए अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अभी भी वक्त है। किसी में इतने भी अगर सेंस हो, खुदारा पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान को जिस तरीके से डुबाया जा रहा है, मुल्क के हालात देखें भाई। हमने फॉरेन पॉलिसी का क्या करना है? एक गरीब जिसको 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही, फॉरेन पॉलिसी का वो क्या करेगा? आप मुझे बता दें, ये आपकी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, मुझे इनसे पूछ के बता दें कि अभी तक ये जो पीस टॉक्स हो रहे हैं उसमें क्या पॉइंट्स हैं। इनको कुछ नहीं पता। इनसे ये पूछ ले कि आपका जो मुआहदा हो गया सऊदी और तुर्की के साथ, उस मुआहदे में क्या चीजें, इनको कुछ नहीं पता। देखिए तला साहब, ये बड़ी बिटर बातें हैं, लेकिन इनको शीशे में अपने आप को देख के खुद अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हुकूमत आप चला रहे हैं या कोई और चला रहा है। और अगर इतनी बेगैरती है तो बस फिर ठीक है, फिर घर में जाके बैठ जाए। बिल्कुल ठीक है, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, वक्त की कमी है। आई एम सो सॉरी आयशा साहिबा। उस्मा साहिबा, आपकी नज़र में यकीनन आपके भी पुराने लीडर थे इमरान खान, आप भी उनको एक दौर में फॉलो करती थी, आपको रहम नहीं आता दिल में कहीं पर कि 3 साल हो गए हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, मुल्क का हीरो है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया, शौकत खानम बनाया, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, आपको मैडम कहीं दिल में थोड़ा सा रहम आता है कि कोई रास्ता निकलना चाहिए इमरान खान के लिए? उस्मा साहिबा देखिए, मैं तो एक मुहावरा ही यहाँ पे कहूंगी, आ बैल मुझे मार। ये हर वक्त अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ियाँ मारते रहते हैं और फिर वो उसका जो कसूरवार है वो दूसरों को ठहरा देते हैं। अब आप देखें कि इनकी जो अपनी पार्टी है, वो बैरिस्टर गौहर उसके चेयरमैन हैं, वो उनकी तो कोई बात सुनता नहीं है। ये आपस में गुत्थम गुत्था हैं। वो सलमान अकरम राजा जो हैं वो इनके सारे एमएनएज और एमपीएस को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि वो इतनी सी भी कोई हेल्प नहीं करते, इतनी इतनी तनख्वाहें 5-5 लाख ले रहे हैं और आप कोई वो जो लॉयर्स है उनको कुछ नहीं वो देते ताकि वो केस लड़े। बानी साहब का शंदाना गुलजार जो है वो कुछ और कहानियां सुना रही हैं कि 50 करोड़ आए। तो ये अपने तो पहले रौले खत्म कर लें, फिर ये मेरा सवाल आपके दिल का था, आप उनकी तरफ चली गई, मैं आपके दिल का सवाल पूछ रहा हूँ, आपके दिल में क्या है? देखे ना, इनकी ये जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो एक जेल मैन्यूल के मुताबिक आगे चलते हैं। इनकी जो बेगम साहिबा हैं, उनके उनसे 80 से ज्यादा उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। हर एक से तो इनकी मुलाकातें होती हैं, लेकिन सिर्फ जहां पे ये कानून के और ज़ाब्तों की पाबंदी नहीं करते, वहां पे बंदिश इनके ऊपर आती है। इनको हजारा दफा कहा है कि भाई आप एक सियासी बयानिया लेके। उस्मा साहिबा, मेरे सवाल को आप तीसरी बार घुमाने की कोशिश कर रही हैं। आई रिपीट, आपके दिल में क्या है? जी, आपके दिल में कोई मर्सी, कोई सिंपैथी, कोई रहम का जज्बा इमरान खान के लिए? देखिए, वो रहम की तो इसमें बात नहीं है, उनको अदालतों के केस हैं, वो जाएं अदालतों से रिलीफ लें। अब मरियम नवाज साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने, इनकी बाकी जो और लीडरशिप है, वो सारों को तो इन्होंने जेलों में डाला हुआ था। 3.5 साल कोई उनके पास ना सबूत थे, सारे बोगस केसेस थे। रिलीफ कहाँ से उनको मिला? अदालतों से मिला। अगर ये समझते हैं कि ये मासूम है और इनके साथ ज्यादती हो रही है या जुल्म हो रहा है, तो जाएं अदालतों से रिलीफ ले। इनको जब साइफर केस में रिलीफ नहीं मिला, मिला है ना, तोशा खाना में केस में रिलीफ नहीं इनको मिला था, बिल्कुल मिला है। इनको वो इब्बत केस में रिलीफ नहीं मिला, अदालतों ने दिया है ना।
तुम नवाज शरीफ साहब ने तो किसी से जाके तो इस तरह से रोना या मरियम नवाज साहिबा ने तो किसी के मिन्नते तरले नहीं किए थे। उन्होंने बिल्कुल सब्र से और हिम्मत से सारा जुल्म बर्दाश्त किया था और अदालतों ने उनको फिर बरी किया बाइज्जत तौर पे। ये भी जाएं और अपना जो है अदालतों से रिलीफ ले लें। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो बाहर गए थे तो बरी होकर तो नहीं गए थे ना, वो मेडिकल ग्राउंड्स पे गए थे मैडम। मेडिकल ग्राउंड्स में तो रिपोर्ट जमा करा दी गई है वो अदालतों में, और जो अदालत का फैसला होगा हम मनोमान उसको फॉलो करेंगे। अगर जो उनकी आंख का जो मसला था वो भी क्लियर हो गया है, वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे ये बताएं ना, इनको बेहतरीन गजा मिलती है, बेहतरीन सहूलियात इनको मिल रही हैं, कोई इनको किसी किस्म का इशू नहीं है। बस बात का पतंगड़ बनाना होता है। जिस तरह हर दफा ये लोग कोई ना कोई थ्योरी ले आते हैं, फलाने को फलाना जहर दे रहा है, फलाने को फलाना जहर दे रहा है, एक वीडियो बना दिया है, उसमें बता दिया है कि कौन अगर मुझे कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार है। तो ये सारी ये ड्रामाबाजी बंद कर दें इस तरह की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ड्रामेबाजी बंद कर दें। आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। बेग साहब, आपकी नज़र में जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, इमरान खान 3 साल से ज़ायद जेल में गुजार चुके हैं, उनकी आंख के हवाले से कंसर्न्स हैं, फैमिली सब कह रही है मुलाकात नहीं हो रही, पीपल्स पार्टी हमेशा सियासी असीरी के खिलाफ रही है। क्या आपके दिल में कोई रहम आता है? आपको सोचते हैं कि यार था तो जैसा भी इंसान था, लेकिन ठीक है, हर इंसान से गलतियां होती हैं, इमरान खान से भी हो गई हैं। आप समझते हैं कि देयर शुड बी अ वे आउट फॉर हिम? क्या आपको लगता है कि हुकूमत इमरान खान का मसला हल नहीं कर पा रही, नए यूनिट्स का मसला लेके आ रही है, माशी मसाइल अपनी जगह खड़े हैं, एक के बाद एक चैलेंज हुकूमत अपने लिए बढ़ा रही है? बेग साहब, योर ओपिनियन। देखिए, मुझे जो बतलाया गया है कि एहलिया से 84 मुलाकातें कराई गई सर, 900 से ज्यादा दिनों में, और पिछले 3 महीनों से नहीं हुई हैं। हाँ, सुन ले जरा बात सर। मेरी हमदर्दी के बजाय मैं इसको कहूंगा कि मुझे अफसोस होता है कि इमरान खान और उनकी पार्टी ने बहुत अच्छे मौके गंवाए। पार्लियामान में अपोजिशन वाला जो उनके साथी मिला के 100 के करीब वोट इनके थे, और उस वक्त ये बहुत कुछ मनवा सकते थे, करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने एहतजाज की सियासत को हमेशा तरजीह दी। ऐवान में भी इन्होंने एक मुस्बत किरदार, इश्यूज को अपना उठाना और सपोर्ट लेने के बजाय एहतजाज, माइक पे आके शोर मचा के, स्पीकर के सामने स्टेज पे खड़े होके और अवान को ना चलने दिया गया। तो सबसे बड़ी जो आपकी जो मेरा जवाब है वो ये कि मुझे अफसोस है कि इन्होंने अपनी ताकत को और पार्लियामान में अपनी आवाज को और वो मौके जो इनको दिए गए थे मुज़ाकरात के, उसमें एक मौका तो मुझे याद है कि डेडलाइन 2 दिन बाद थी, पहले इन्होंने उसको बाइकआउट करके उठ के खड़े हो गए थे। इन्हीं स्पीकर्स ने पूरे मौके दिए। आज भी वो कहते हैं कि आप बैठे और स्पीकर साहब न्यूट्रल आदमी है, लेकिन ये एहतजाज की, जुलूस की, लॉन्ग मार्च की, गिराव जलाओ की पॉलिसी को इन्होंने अपनाया है। हालांकि इससे अब तो कुछ मिला नहीं है। अगर मैं पूछूं इससे क्या हासिल किया तो जवाब 0 होगा। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात, गिव एंड टेक, टेबल पे आके कुछ बात करते तो मैं यकीन से आपसे कहता हूं मैं पार्लियामान का एक हिस्सा हूं। लेकिन सर, साहब मुझे एक चीज बताइए, आप माशाल्लाह से बहुत एक ऐसे इंसान है जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे जगहों पे गया है, जिसने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के गुफ्तगू की है। बेग साहब, अब नवाज शरीफ की तबीयत खराब थी तो मेडिकल ग्राउंड्स पे उनको रिलीफ दिया गया, इतना रिलीफ दिया गया कि वो लंदन चले जाएं। वो मालूम था कि लंदन से वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी इमरान खान ने, बाजवा साहब ने जाने दिया। आपको नहीं लगता कि इस वक्त मेडिकल ग्राउंड्स पे कुछ एक्स्ट्रा रहम हुकूमत को, ताकतवर हलकों को इमरान खान पे खाना चाहिए या नहीं? ये देखिए, दोनों में फर्क है। नवाज शरीफ ने कोई ऐसे बयान हॉस्टाइल नहीं दिए थे। आपको डॉन लीक्स याद नहीं है सर, वो जो अजमल कसाब के हवाले से बातें हुई थी, डॉन लीक्स, सिरिल अल्मेडा? वो तो डॉन लीक्स का था, उसमें सजा मिल गई। पर मैं जो कह रहा हूँ, इन्होंने जब बात करी है, हॉस्टाइल बात करी है, इन्होंने जेल में जो मुलाकातें होती हैं, बाहर आके जो मैसेज मिलते हैं, वो भी तमाम Sadly, Beg साहब, hostility is all over the place. I have to take a break. I'm so sorry. मेरे प्रोड्यूसर भी मेरे साथ हॉस्टाइल होते जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। Keep watching 365.
किस्सा है शाही बग्गी का। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की आदतें नहीं गईं। हम जानते हैं इस 14 अगस्त पे इस्लामाबाद में एक तकरीब के अंदर सदर मुमलिकत को वहाँ होना था, वो सदारती बग्गी मौजूद थी, उसमें उनको जाना था, सदर मुमलिकत नहीं आ सके और फिर वफाकी वजीर ने वजाहत भी की, क्योंकि इस पूरी वीडियो के ऊपर बड़ा सोशल मीडिया पे शोर मचा। हम बाबुओं का जिक्र बिलावल साहब के मुंह से सुन चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी का नुकसान हम जानते हैं कि इस वक्त मुल्क पे ब्यूरोक्रेसी किस लेवल पर है। हम जानते हैं करप्शन, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस में ब्यूरोक्रेसी का कितना बड़ा किरदार है। एवरीवन नोज इट कि लोग किस तरह सरकारी नौकरी पकड़ते हैं और सरकारी नौकरी पे आके क्या करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की 80 साल तारीख में यह पहली बार हुआ है कि सदारती बग्गी में 2 20 ग्रेड के अफसर नजर आए हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। जितने भी रिटायर्ड अफसरान थे उनकी नजर में उनकी नाक कट गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मोहसिन नकवी ने वजाहत दी कि उनको ऑर्डर दिए गए थे कि सदर साहब नहीं आ रहे हैं, आप तकरीब शुरू करें, लेकिन ये ऑर्डर नहीं दिए गए थे कि आप बग्गी में बैठ के आगे बढ़ जाएं और तकरीब शुरू करें। इसी के ऊपर गुफ्तगू शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं इस पे मिर्जा इख्तियार बेग साहब आपका ओपिनियन चाहूंगा। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बिलावल साहब ने बहुत कुछ बोला है, बाबू भी उनको पुकारते रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी कितनी करप्ट है, कितनी निनकम्पू है, कितनी काबिल है, ये हम सब जान चुके हैं। आपकी नजर में यह होना चाहिए था जो हुआ, मिर्जा इख्तियार बेग साहब? बेग साहब, आई कांट हियर यू। आपका माइक म्यूट तो नहीं है सर? जी आ गई सर, आ गई आवाज आ गई। प्लीज कंटिन्यू आप लाइव हैं बेग साहब, आई कैन हियर यू, कंटिन्यू। अगर आप पाकिस्तान की तारीख का मुताला करें तो ये बग्गी इज ए सेरेमोनियल व्हीकल जो प्रेसिडेंट के लिए खास मौकों। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये जो शाही तरीकेकार हमारे ब्यूरोक्रेट्स का है, ये आपको सही लगा? वो गलत था, बिल्कुल गलत था। इसको यूज नहीं करना चाहिए था। वो एक स्टेटस है, एक मनसब के लिए। उससे नीचे से आके कोई आदमी और उस पर बैठे और खेलने लग जाए, फर्ज करें, तो आप उस मनसब की तौहीन कर रहे हैं। वक्त का मैं उस स्टेटस को आप डाउनग्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बेग साहब, आपने ओपनली कह दिया कि ये जुल्म गलत किया गया है और ये नहीं होना चाहिए था। उस्मा कारदार साहिबा, आपकी नजर में ये सही हुआ या नहीं होना चाहिए था? जी तला, बात सारी ये है कि देखें, ये एक सेरेमोनियल चीज़ें होती हैं और एक ये बड़े शुरू से आप देखते आ रहे हैं कि जो इस तरह की फॉर्मल ओकेजन्स होती हैं इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन बहरहाल अगर हो गया है 14 अगस्त को, तो एक हमारे लिए जो सिग्निफिकेंस है 14 अगस्त की, उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम रिचुअल्स पे कम कर बिल्कुल ठीक। वक्त की कमी है। आयशा बानो साहिबा, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपकी नजर में इन ब्यूरोक्रेट्स को इतना नवाजा क्यों जा रहा है? ये जो पब्लिक सर्वेंट्स थे, इन्होंने पब्लिक को अपना सर्वेंट क्यों बना लिया है? आयशा बानो साहिबा। तला साहब, मुझे 1 मिनट आप एक्स्ट्रा देंगे? मैं रिस्पॉन्ड भी करना चाहूंगी। बात यह कि नवाज शरीफ ने बिल्कुल, अगर आपको याद हो, अजमल कसाब का जो मुंबई का अटैक हुआ था 2008 का, उसकी उन्होंने डॉन लीक्स में भी मेंशन हुआ था कि उन्होंने ISI के ऊपर इल्जाम डाला था। तो ये बिल्कुल ना कहे कि जी ये बड़े ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अब मेरे सवाल पे आए। जलसों में भी मरियम नवाज ने भी अपने जलसों में नारेबाजियां लगवाई थी। अच्छा देखिए, जहां तक बात ब्यूरोक्रेसी की है तला साहब, हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो लॉस थे वो बने थे अंग्रेजों के टाइम पे, और अंग्रेजों ने पूरा कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दिया था ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अच्छी तरीके से लोगों को कंट्रोल कर सके। प्रॉब्लम यह है कि इसी ब्यूरोक्रेसी के जो लॉज हैं। राइट, थैंक यू आयशा बानो साहिबा, थैंक यू मिर्जा साहब, थैंक यू उस्मा कारदार साहिबा। व्यूअर्स, पाकिस्तान में एक दौर था जब अंग्रेज निज़ाम चलाते थे, अंग्रेज जज होते थे, उनको गर्मी लगती थी जून जुलाई में, वो अपने घर चले जाते थे छुट्टियों में 2 महीनों की, ताकि वो अपने फैमिली को भी देख सकें, मौसम से भी बच सकें। लेकिन सैडली आज भी पाकिस्तानी जज अंग्रेज जजों की तरह छुट्टी लेते हैं। आज भी हमारे यहाँ अंग्रेजों की तरह बग्गी चलती है। अंग्रेज चले गए, उनकी आदतें नहीं गई। अफसोस की बात तो ये है कि उनकी अच्छी आदतें हमने नहीं अपनाई, बुरी आदतें सारी अपनाई। अल्लाह ताला हमारी आदतें ठीक करे। आप भी मेरे साथ कहिए आमीन। आई सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।